नमस्कार, कमोडिटी राउंडअप में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीषा गुप्ता और आज बात करेंगे स्टील रीबार की, जहां पर एमसीएक्स ये नया वायदा जहां पर लॉन्च करा है। कैसे हैं इसके फ़ायदे, क्या हैं इसके स्पेसिफिकेशंस, किस तरह है बाजार का रिएक्शन, वो सब कुछ जानेंगे यहाँ पर। साथ ही बात करेंगे सोने की, जहाँ पर कुछ तेज़ी अब फिर से बनती हुई नजर आई है और एक हफ्ते के हाइस पर फिलहाल कारोबार $2050 प्रति आउंस के स्तर पर सोना कैसे करें यहाँ पर स्ट्रैटेजाइज, इसके भी बताएंगे। साथ ही बात करेंगे खाने के तेलों की, वहाँ पर किस तरह के प्राइसेस रह सकते हैं। और आपको बता दें कि अगर अब तक का जो नया मार्केटिंग सीजन है, वहाँ पर खाने के तेलों का इंपोर्ट फिलहाल घटा है। क्या रह सकते हैं नंबर्स आगे जाकर और किस तरह के इंपोर्ट्स हैं, इस पर भी करेंगे चर्चा। हमारे साथ इन सब पर बात करने के लिए जुड़ रहे हैं एमसीएक्स के चीफ बिजनेस ऑफिसर ऋषि नथानी, निर्मल बांक कमोडिटीज़ के कुणाल शाह, एलकेपी सिक्योरिटीज़ के जतिन त्रिवेदी और ब्रेक के बाद हमारे साथ जुड़ेंगे एशिया फार्म ऑयल अलायंस के चेयरमैन अतुल चतुर्वेदी। लेकिन शुरुआत यहाँ पर स्टील फ्यूचर्स के साथ कर लेते हैं और एक नई शुरुआत हमने यहाँ पर मार्केट्स में आते हुए देखी है। ऋषि, सबसे पहले कंग्रेचुलेशंस इस नए लॉन्च के लिए। कैसे देखते हैं आप मार्केट फीडबैक और जो ये हेजिंग गैप है फेरस मेटल्स को लेके, आपको लगता है स्टील फ्यूचर्स इसे फिल इन करते हुए नजर आएंगे? धन्यवाद मनीषा। ये स्टील कॉन्ट्रैक्ट मार्केट के लिए एक बहुत अच्छा कॉन्ट्रैक्ट है, क्योंकि ये जो पूरा स्टील का इकोसिस्टम है वो अभी काफी खंडित है और एक सिंगल प्राइस डिस्कवरी का कोई अ, जरिया नहीं था मार्केट के लिए। तो ये जो भी स्टील मार्केट में जो रीबार का कॉन्ट्रैक्ट है, जितने भी भागीदार हैं स्टील मार्केट के, उनको एक बहुत अच्छा माध्यम मिलता है जिसके तहत वो स्टील कॉन्ट्रैक्ट का एक प्राइस डिस्कवरी और प्राइस रिस्क मैनेजमेंट कर पाएंगे स्टील रिबार कॉन्ट्रैक्ट में। और ये 5 टन मेट्रिक टन का कॉन्ट्रैक्ट है, काफी छोटा कॉन्ट्रैक्ट है, तो हर आदमी के लिए अफोर्डेबल होगा, एमएसएमईज और छोटे छोटे ट्रेडर्स के लिए भी, इंडस्ट्री पार्टिसिपेंट्स के लिए। तो ये इसमें 5 डिलीवरी सेंटर है जो ये दुर्गापुर है, पलवल है, साउथ में है और आपके यहाँ पे भिवंडी में है। सॉरी, भिवंडी में, कैन यू जस्ट, सॉरी, थाने में है, डिस्ट्रिक्ट में। और इसका जो मेन डिलीवरी सेंटर है वो है रायपुर में। ऑलराइट, तो 5 डिलीवरी सेंटर्स हैं और ऑफ कोर्स बाजार को काफ़ी समय से एक फेरस मेटल्स में किस चीज़ की ज़रूरत भी रही है। और हमने ऋषि नॉन फेरस मेटल्स जैसे कि कॉपर, एल्यूमिनियम, जिंक यहाँ पर काफ़ी बेहतर किए हैं। अच्छी अडॉप्शन है, पार्टिसिपेशन है, अवेयरनेस है बाजार में। लेकिन फेरस हमने देखा है कि एक चैलेंज के तौर पर रहा है। एक्सचेंजेस ने इसे लॉन्च किया है लेकिन यहाँ पर बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेशन नहीं आ पाया है। इस बार आप क्या अलग कर रहे हैं? देखिए, चेष्टा करना हमारा धर्म है, हम चेष्टा कर रहे हैं और हम आशा करेंगे कि फेरस मार्केट बहुत बड़ा है भारत में, और इसको अगर फॉर्मलाइज किया जा सके एक्सचेंज डेरिवेटिव्स के माध्यम से, तो हमें बहुत प्रसन्नता होगी। तो हम तो चेष्टा ही कर सकते हैं, ये तो मार्केट का काम है कि उस कॉन्ट्रैक्ट को सराहे या ना। बट हम चाहेंगे कि मार्केट इसको सराहे और जम के इसमें अच्छे से पार्टिसिपेट करे, ताकि एक भारत को एक प्राइस डिस्कवरी का एक अच्छा मौका मिले। एब्सोल्युटली। और जहाँ तक स्टील की बात है, इंडिया एक बहुत बड़े उत्पादक देश के हिसाब से यहाँ पर उभरता हुआ नजर आ भी रहा है। फिर चाहे वो प्रोडक्शन है, कंजम्पशन है, एक स्ट्रॉन्ग नंबर्स हैं और माना यही जा रहा है कि इंडिया में जिस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर और कंस्ट्रक्शन में बिल्ड है, जोर है, हम स्टील की डिमांड और स्टील एज अ सेक्टर को यहाँ पर काफ़ी स्ट्रांगली उभरता हुआ देखेंगे। तो क्लियरली स्टील का जो फ्यूचर्स है वो इस लिहाज से यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट भी। ऋषि, अगर आप हमें बता सकें कि कौन से मंथ्स एज ऑफ नाउ अवेलेबल हैं यहाँ पर कारोबार करने के लिए और जो इसकी प्राइसिंग है वो आप यहाँ पर कैसे डिराइव कर रहे हैं? तो अभी फरवरी, मार्च और अप्रैल के कॉन्ट्रैक्ट्स अवेलेबल हैं, और उसी हिसाब से फिर जैसे जैसे कॉन्ट्रैक्ट खत्म होंगे, नए नए कॉन्ट्रैक्ट लॉन्च होंगे। ऋषि, ये तो बात हुई स्टील की, जहां पर ऑफ कोर्स बाजार की नजर रहेगी, लेकिन दूसरी तरफ हमने काफी सारे रिकॉर्ड नंबर्स यहां पर एमसीएक्स की तरफ से आते हुए देखे हैं। फिर चाहे वो टर्नओवर है या जिस तरह की वॉल्यूम्स हमने ऑप्शंस में आते हुए देखी हैं, फ्यूचर्स के नंबर्स यहां पर काफी स्ट्रांग हैं। एक्सचेंज की क्या सेंस है इन नंबर्स को लेकर? कैसे देखते हैं आप ये नंबर्स आता हुआ, कहाँ से आ रहे हैं और क्या ये सस्टेनेबल है? देखिए, आगे चल के तो जो टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म जो हमारा नया आ गया, उसके बाद अब सारा फोकस व्यापार बढ़ाने में ही रहेगा। और जितने आपने देखे हैं, जैसे पिछले शुक्रवार को हमने 2,66,000 करोड़ का टर्नओवर किया, जो प्रीवियस हाई था 2,23,000 करोड़, तो काफी मार्जिन से उसको बीट किया। और मैं आशा यही करता हूँ कि मार्केट इसी तरह से हमें प्रोत्साहित करता रहेगा, मार्केट पार्टिसिपेंट्स और भी मार्केट में पार्टिसिपेट करेंगे, ताकि न न कि सिर्फ एमसीएक्स बल्कि
भारत के सारे कमोडिटी डेरिवेटिव मार्केट्स एक विश्व में एक प्राइस मेकर की तरह सामने आए। वेल एब्सोल्युटली। जानना तो सब यही चाहते हैं कि एक प्राइस मेकर के तौर पर यहाँ पर इंडिया उभरता हुआ नजर आए, क्योंकि ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग कमोडिटी इकोनॉमी है हमारी। लेकिन यहाँ से अब, क्योंकि हम इतने सारे रिकॉर्ड नंबर्स बनता हुआ देख चुके हैं ऋषि, यहाँ से अब एक्सचेंज की तरफ से और क्या एक्सपेक्ट किया जा सकता है? देखिए, आज तो जैसे स्टील लॉन्च किया ही, आगे चल के और भी कॉन्ट्रैक्ट्स जरूर लॉन्च करना चाहेंगे जैसे जैसे रेगुलेटरी अप्रूवल मिलेगी। कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स के रेगुलेटरी अप्रूवल थे, बट चूंकि काफी समय बीत गया था ये हमारे टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म में, तो इसीलिए हम उसका रीअप्रूवल ले रहे हैं और उसके बाद जरूर उसको लॉन्च करेंगे। कुछ एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट्स में थोड़े वेरिएंट्स लाएंगे और कुछ नए कॉन्ट्रैक्ट्स भी देख रहे हैं। ऑलराइट। सो कुछ नए कॉन्ट्रैक्ट्स, कुछ एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट्स, कुछ नए वेरिएंट्स यहाँ पर आने की एक्सपेक्टेशन है, जैसे आपने कहा ऋषि। लेकिन अगर इसमें जान सकें कि कौन से ऐसे प्रोडक्ट्स हैं और कौन से ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जिनकी बात आप फिलहाल कर रहे हैं? जैसे जैसे गोल्ड में शॉर्टर ड्यूरेशन के हमारे पास अप्रूवल थे, उसको हम रीअप्रूवल लेंगे। और बाकी जैसे हमारे एनर्जी प्रोडक्ट्स हैं या और भी प्रोडक्ट्स हैं, इंडेक्स प्रोडक्ट्स में भी सभी ने इनेबलिंग प्रोविजन दिया है ऑप्शंस और इंडेक्स पे। तो सब पे हम काम कर रहे हैं और जैसे भी हमें लगेगा कि लॉन्च करने लायक है तो हम रेगुलेटर को अप्रोच करेंगे और परमिशन मिलने के बाद जरूर लॉन्च करने की चेष्टा करेंगे। हम्म। ऋषि, ऑफ कोर्स ये साल काफ़ी महत्वपूर्ण रह सकता है। एक तो ये ऐसा साल है जहां पर जियोपॉलिटिक्स अभी भी जारी है, तो वॉर प्रीमियम तो काफ़ी सारी कमोडिटीज़ में है ही। साथ ही साथ इन्फ्लेशन की चिंताएं हैं, बजट आने वाला है, इलेक्शन वाला ये यहाँ पर साल है। तो सारे एसेट क्लासेस में हमने एक अफरा तफरी सी मची हुई यहाँ पर देखी है। कमोडिटी डेरिवेटिव मार्केट एज एन एक्सचेंज, यहाँ पर अब आप बजट से या इलेक्शन वाले साल में कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं? देखिए, बजट तो एक मतलब सिर्फ एक गाइडेंस के तहत रहता है। बट ओवरऑल आप अगर देखें कि सरकार का पूरा फोकस है इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ का और इकोनॉमिक ग्रोथ का, तो इकोनॉमिक ग्रोथ और इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ कमोडिटीज के बिना तो हो नहीं सकता। तो यदि सरकार इस तरह से ग्रोथ पे फोकस करेगी और जिस तरह से भारत की इकोनॉमी ग्रो हो रही है, तो मैं तो यही आशा करूंगा कि कमोडिटी मार्केट्स का इसमें बहुत बड़ा योगदान रहेगा। और कमोडिटी मार्केट्स का योगदान रहेगा तो कमोडिटी डेरिवेटिव मार्केट्स में लोग जरूर आएंगे उसको हेज करने और उसको प्राइस डिस्कवर करने। तो मैं तो ये आशा करता हूँ और मेरी फर्म बिलीफ है कि कमोडिटी डेरिवेटिव मार्केट्स आगे चल के और भी ग्रो करेंगे। ऑलराइट। हम सभी की एक्सपेक्टेशन ये है कि आगे जाकर और ग्रोथ यहाँ पर बनती हुई नजर आए। लेकिन एक फाइनल सवाल ऋषि, और हम देखते हैं, जानते हैं कि एक्सचेंजेस यहाँ पर एग्रीकल्चर को भी डेरिवेटिव मार्केट्स में यहाँ पर इंक्लूड करने के काफ़ी सारे यहाँ पर प्रयास रहे हैं। ऑफ कोर्स इन्फ्लेशन है, सरकारी मेजर्स हैं, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में एल निनो पर रोज़ यहाँ पर कोई खबर निकल के आ जाती है। एग्री और जो डेरिवेटिव मार्केट्स में जो थोड़ा सा तालमेल बिठाने की ज़रूरत है, कब बनता हुआ देखते हैं आप उसको? देखिए, एग्री डेरिवेटिव्स कमोडिटी डेरिवेटिव्स मार्केट्स का एक अभिन्न अंग है, तो उसको अपने विषय में तो नहीं कर सकते। हाँ, जरूर कुछ सरकार ने कुछ सोच के किया होगा, बट हम तो यही आशा करते हैं कि जल्द से जल्द वो बैन हटे और भी एग्री कमोडिटीज इस मार्केट में ट्रेड करें, ताकि भारत एक प्राइस डिस्कवरी में और प्राइस रिस्क मैनेजमेंट में सेल्फ रिलायंट रहे। एब्सोल्युटली। बहुत शुक्रिया ऋषि हमारे साथ आज समय निकालने के लिए, और बहुत कंग्रेचुलेशंस वो स्टील के फ्यूचर्स पर। उस पर हमारी तो नज़र रहेगी, बाजार की भी नज़र रहेगी, और जल्दी ही होप करेंगे, विश करेंगे कि वो जिन प्रोडक्ट्स के बारे में आपने यहाँ पर बात की है, चाहे वो शॉर्ट ड्यूरेशन प्रोडक्ट्स हैं या फिर या फिर स्मॉल क्वांटिटी वाले प्रोडक्ट्स हैं, उनका भी बाजार में वहाँ पर बहुत जल्दी इंट्रोडक्शन हो। बहुत शुक्रिया हमारे साथ आज CNBC आवाज़ पर समय निकालने के लिए। तो ये तो बात हुई स्टील फ्यूचर्स की। कुणाल, कैसे देखते हैं आप एक नया प्रोडक्ट यहाँ पर आता हुआ? NCDX के पास ऑलरेडी स्टील फ्यूचर्स है, MCX ने भी लॉन्च किया है। क्या चैलेंजेस आप देखते हैं स्टील के लिहाज से? बड़ी चैलेंज है। आज की तारीख में आप देखेंगे चाइना में जो स्टील रिबार का कॉन्ट्रैक्ट है वो ग्लोबल बेंचमार्क बन गया है इन 8 to 10 ईयर्स। सो इंडिया की अगर हम बात करेंगे, इंडिया का जो हिसाब से डबल डिजिट ग्रोथ रेट से स्टील का प्रोडक्शन बढ़ रहा है, स्टील की डिमांड बढ़ रही है, और ऐसे टाइम पे ये स्टील का फ्यूचर पे ट्रेड होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है पूरी इकोसिस्टम के लिए। आज प्राइस रिस्क हेज करना है प्रोड्यूसर को, एंड कंज्यूमर को, या एंड यूजर को, तो इससे बढ़िया कोई नजरिया नहीं है। मैं सबसे बड़ी चैलेंज देख रहा हूँ ये कॉन्ट्रैक्ट में कि पार्टिसिपेशन।
लिक्विडिटी अगर इसमें इनिशियल 1-2 महीने में 3 महीने में पिकअप होती है तो ये कॉन्ट्रैक्ट काफी सक्सेसफुल रहेगा। हम यही विश कर रहे हैं, हम हमारे क्लाइंट्स को भी रिकमेंड कर रहे हैं और मैं तय दिल से कहूंगा लोगों को इसमें पार्टिसिपेट कीजिए एंड स्पेशली द एंड यूजर एंड द प्रोड्यूसर। प्राइस रिस्क हेज करने के पॉइंट ऑफ व्यू से इट इज वन ऑफ द वेरी वेल डिजाइन कॉन्ट्रैक्ट और इसमें पार्टिसिपेशन बढ़ना चाहिए, इसका स्टार्ट अच्छा रहना चाहिए, यही मैं विश करूंगा और ये बहुत ही अच्छा कॉन्ट्रैक्ट है M6 के बारे में। जतिन, आप कैसे देखते हैं ओवरऑल मेटल्स एज अ सेक्टर और स्टील में किस तरह का रुझान है आपका? स्टील अगर आप देखेंगे स्टील मार्केट में जो चाइना से एक्सपोर्ट काफी बढ़ के हुआ है, इंडिया में भी बहुत अच्छा इंपोर्ट हुआ है चाइना से स्टील। सो यहाँ पे इंडिया में मौजूदा स्तर से लंबी तेजी होने की जगह कम है स्टील में। उसके 2 रीजन है, जैसे फर्स्ट चाइना का एग्रेसिव एक्सपोर्ट हो रहा है इंडिया में और दूसरी कई सारी कंट्री में, और दूसरा रीजन जो मुझे लग रहा है अभी जो रिसेंटली आप ग्लोबल पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो चाइना में कुल मिला के ग्लट जैसी सिनारियो बन रहा है व्हेन इट कम्स टू मेटल। चाइना से डिमांड कम आ रही है तो डंपिंग हो रहा है चाइना से। तो मुझे फिलहाल स्टील में नियर टर्म में कोई बड़ी प्राइस स्पाइक आएगी ऐसा नजर नहीं आ रहा है। रेंज बाउंड टू वीक रहना चाहिए रिलेटिवली। मैक्सिमम अगर आप देखेंगे 500,000 रुपए से ज्यादा बढ़ने की अभी नियर टर्म में जगह नहीं लग रही है स्टील में। रॉ मटेरियल प्राइसेस बढ़ने के कारण एक तेजी हमने बीच में बनते हुए देखी थी। आयरन ओर के प्राइसेस बढ़े हुए, कुकिंग कोल के प्राइसेस बढ़े हुए थे, सो उससे तेजी बनी थी। और ये जो भी रेड सी का जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उसके कारण और भी कमोडिटी का इन्फ्लेशन आएगा तो मैक्सिमम 1,000 रुपए की तेजी यहाँ से हो सकती है। लंबी तेजी की गुंजाइश फिलहाल नजर नहीं आ रही है स्टील में। राइट, लंबी तेजी की एक्सपेक्टेशन फिलहाल यहाँ पर स्टील में नहीं है। अगर ओवरऑल मेटल पैक को देखा जाए जतिन, और ये सवाल आपसे है, कैसे देखते हैं आप ओवरऑल सेक्टर? क्योंकि आज हल्की सी खरीदारी कुछ एक मेटल्स में देखने को मिली है, शायद एक नीजोक रिएक्शन है क्योंकि चाइना इक्विटी मार्केट्स बेहतर किए हैं, चाइना की जो मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग है वो आउट ऑफ द वे है। मनीषा, देखिए जिस तरह से रिसेंट डेवलपमेंट्स हुए हैं और मेटल जो है वो काफी हद तक वॉलेटाइल और रेंज बाउंड मार्केट में रहे हैं। आज के सुबह के चाइना बैंक पीपल होल्ड किया हुआ है और आगे चलते हुए जितने भी डिसीजंस आएंगे, लिक्विडिटी भले इंफ्यूजेशन की कंसंट्रेशन रही है लेकिन यहाँ पर रिएक्शन जो है वो बेस मेटल्स के ऊपर ज्यादा पॉजिटिव नहीं है। पॉजिटिविटी रिएक्शन होना चाहिए बट अभी फिलहाल पॉजिटिविटी के साथ नहीं है। रेंज बाउंड मार्केट है, मुझे लग रहा है फॉर द नेक्स्ट 1 मंथ अभी और बहुत सारे डिसीजंस आने जरूरी हैं ग्लोबली। इंटरेस्ट रेट कट्स जो है वो आने जरूरी हैं जिससे बेस मेटल्स को सपोर्ट मिलेगा। तो रेंज बाउंड सेशन कंटिन्यूड रहेगा फिलहाल फॉर द ऑलराइट। तो तेजी की उम्मीद यहाँ पर फिलहाल जी हाँ, तेजी की उम्मीद फिलहाल यहाँ पर मेटल्स में नहीं है। अगला 1 महीना यहाँ पर विद द प्रेशर कारोबार कर सकता है। कैसे देखते हैं कुणाल आप प्रेशियस मेटल प्राइसेस को, क्योंकि यहाँ पर कुछ सपोर्ट फिर से बनता हुआ नजर आया है, $2050 प्रति आउंस के आसपास यहाँ पर सोना फिर से। वेल, जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट बढ़ती जा रही है रेड सी में और मुझे लग रहा है कि इवन दो डॉलर इंडेक्स स्ट्रांग हो रहा है फिर भी गोल्ड के प्राइसेस बढ़ सकते हैं। सो मैं जरा भी मंदी के लिए रिकमेंड नहीं करूंगा। मेरा रुझान तेजी का है गोल्ड का और जियोपॉलिटिकल प्रीमियम बिल्ड नहीं हुआ है फुल्ली क्योंकि हम लगातार देख रहे हैं यमन की जो हाउती रेबल्स के ऊपर अटैक किया जा रहा है यूएस और यूके के द्वारा। सो ये कंटिन्यू रहता है अगर इट इज दोज रेबल्स आर बैक्ड बाय ईरान एंड गोइंग फॉरवर्ड प्रॉक्सी वॉर ईरान के द्वारा और भी कंटिन्यूस हो सकती है या फुल फ्लेज वॉर रेड सी में हो सकती है। तो ये सब चीजों को देखते हुए गोल्ड मंदा नहीं होगा। 62,400 के आसपास बाय करना चाहिए, 63,000 का टारगेट रखना चाहिए ये हफ्ते में, 62,200 के नीचे नहीं जाना चाहिए, ये समझ के गोल्ड में तेजी का रुख बना रहेगा, ऐसा मेरा व्यू है। तो खरीदारी सोने में जारी रखनी चाहिए, नॉट सो मच इन मेटल्स। यहाँ पर हेजिंग फिलहाल आप करके कारोबार कर सकते हैं। लेकिन इसी के साथ एक ब्रेक का समय है, जब लौटेंगे तो बात यहाँ पर करेंगे कच्चे तेल की, साथ ही नजर डालेंगे यहाँ पर तेलों के इंपोर्ट्स पर, क्योंकि खाने के तेलों के इंपोर्ट्स में गिरावट आई है। क्या है नंबर्स और वजह, देखेंगे। नमस्कार,
नमस्कार। और देश में नवंबर और दिसंबर के महीने में खाने के तेल का इंपोर्ट 20% से ज़्यादा गिरा है। क्या है कारण और क्या ये ट्रेंड्स आगे जारी रहने की उम्मीद है? तो इस पर बात करने के लिए हमारे साथ अब जुड़ते हुए हैं एशिया पाम ऑयल अलायंस के चेयरमैन अतुल चतुर्वेदी। अतुल जी नमस्कार, स्वागत है आपका। एज एक्सपेक्टेड, और आपने ये पहले कहा भी था कि अच्छे खासे इंपोर्ट्स हो चुके हैं, इन्वेंट्री बहुत ज़्यादा है, आगे इंपोर्ट्स कम रह सकते हैं, एंड नवंबर दिसंबर में हमने एग्जैक्टली वो प्ले आउट होते हुए देखा भी। लेकिन अब क्योंकि शादियों का सीज़न फिर से जारी है, त्यौहार है, मकर संक्रांति है, अब यहाँ से किस तरह की डिमांड रह सकती है? क्या नंबर्स प्रोजेक्ट कर रहे हैं आप? देखिए, आपको ध्यान होगा, हमने पहले भी कहा था, आपने अभी जिक्र भी किया कि हिंदुस्तान ने इतना ज्यादा तेल इंपोर्ट कर लिया था, तो ये लाजमी था कि कहीं ना कहीं वो आगे चल के तकलीफ दे। मैं समझता हूँ अभी पिछले नवंबर और दिसंबर में जो इंपोर्ट हुआ है वो बहुत ज्यादा तो कम नहीं हुआ है। 20-21% का कम होना बहुत ज्यादा मायने नहीं रखता, क्योंकि ये पीरियड अपना क्रशिंग का भी पीरियड होता है। तो सोयाबीन की भी क्रशिंग भरपूर होती है, ग्राउंडनट भी होता है, राइस ब्रान भी होता है। तो ये सारे तेल इस पीरियड में क्रश होते हैं, और इन द नॉर्मल कोर्स इस पीरियड में इंपोर्ट कम होता है। एक चीज जो अभी तकलीफ दे दिखाई दे रही है वो ये है कि इंपोर्ट कम होने के बावजूद भी जरूरत से ज्यादा हम लोग पामोलीन को इंपोर्ट कर रहे हैं, वो इंडियन इंडस्ट्री को तकलीफ देगा। और आपका जो क्वेश्चन है आने वाले महीनों में क्या सीन रहेगा, तो मेरा ये मानना है कि आज की तारीख में ये पाम और सोया प्रैक्टिकली भाव भाव हो गए हैं। तो मैं समझता हूँ पाम का इंपोर्ट रिलेटिवली थोड़ा कम हो सकता है, और सोया चूंकि बहुत ज्यादा कंपेटिटिवली प्राइस्ड है तो इसका इंपोर्ट बढ़ सकता है। पर अभी तक का जो सिनेरियो है उसमें तो रफली आप समझ लीजिए 70% से ज्यादा पाम आया है। तो आने वाले दिनों में हो सकता है स्लाइटली इसमें रिडक्शन हो। और डिमांड का जहां तक सवाल है, डिमांड अभी करंटली स्ट्रांग है और मैं समझता हूँ इंपोर्ट बरकरार रहेंगे। पर एक ही चीज जो डिस्टर्ब करेगी वो ये हौती वाली वॉर। तो दिस वुड मीन कि अभी सारे जहाज जो हैं उनको दे विल हैव टू राउंड द केप ऑफ गुड होप, तो वक्त ज्यादा लगेगा। तो मैं समझता हूँ 15-20 दिन का डिले सॉफ्ट ऑयल इंपोर्ट्स में होना लाजमी है। काफ़ी सारे कदम यहाँ पर सरकार ने उठाए हैं इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए, लेकिन ये जो नया एंगल यहाँ पर आया है काफ़ी कुछ यहाँ पर बिगाड़ सकता है। अतुल जी, आपने कहा कि डिमांड ग्रोथ यहाँ पर लगातार है, तो अगर इस साल की बात की जाए, अगर हम कैलेंडर ईयर लेके भी देखें, मार्केटिंग ईयर लेकर देखें, कितना पर कैपिटा कंजम्पशन खाने का तेलों का है? ओवरऑल भारत का क्या कंजम्पशन है खाने के तेलों का, और इसकी क्या प्रोजेक्शंस हैं आगे जाकर? देखिए, हम लोगों को कुछ 2-3 महीने पहले तो ऐसा लग रहा था, 4 महीने पहले, कि हिंदुस्तान का कंजम्पशन बेइंतहा बढ़ रहा है। पर अब लगता है वो थोड़ा नॉर्मलाइज हो गया है, क्योंकि पहले तो 3-4 महीने पहले तो लोगों को लग रहा था कि एल नीनो वगैरह जो है, और जो इंटरनेशनल कमेंटेटर्स भी थे उनका भी कहना था कि बाजार कहाँ के कहाँ पहुंच जाएंगे, जबकि मैं इत्तेफाक नहीं रखता था उन सब बातों से। तो वो अब लगता है कि प्ले आउट हो गया है। तो माय टेक इज कि हिंदुस्तान का कंजम्पशन आज की तारीख में तकरीबन 25 मिलियन टन के आसपास है। और जो पर कैपिटा की बात कर रही हैं, तो मैं समझता हूँ पर कैपिटा 18 किलो पर हेड पर कैपिटा इज अ सेफर बेट इंडियन कंटेक्स्ट में। तो 25 मिलियन टन आपको आगे जाकर क्या प्रोजेक्शन नजर आती है? अगर आज की रेट में 25 मिलियन टन है तो बाय 2030 कैसे देखते हैं भारत को? 2030 तो बहुत आगे है, पर अगर जिस रफ्तार से हिंदुस्तान अपने ऑयल सीड की तरफ तवज्जो दे रहा है, उससे तो मुझे लगता है कि हिंदुस्तान की डिपेंडेंस ऑन एडिबल ऑयल इंपोर्ट्स बेइंतहा बढ़ती चली जाने वाली है। अगर इस साल की अपने पिक्चर देखें तो अगर अपना खुद का प्रोडक्शन रफली अबाउट 10 मिलियन टन होगा, तो 15 मिलियन टन प्लस माइनस तो इंपोर्ट हिंदुस्तान में होना मामूली बात है। पर एक चीज जरा सोचने वाली है कि इस साल मस्टर्ड की अभी तक की जो रिपोर्ट्स आ रही हैं वो बहुत अच्छी आ रही हैं, और हो कोई अबाउट 12 मिलियन टन हो जाए। और जिस तरह से अपने लोगों ने इंपोर्ट ड्यूटीज को इतना ज्यादा नीचे रखा हुआ है, तो ये चैलेंज की मस्टर्ड को एमएसपी से नीचे जाने से रोके। तो अगर ऐसा हुआ तो मैं समझता हूँ नैफेड को तैयार रहना चाहिए
2 से 2.5 मिलियन टन माल उठाने के लिए मिनिमम। राइट। तो ऑफ कोर्स चिंताएं हैं आगे जाकर और काफ़ी सारी हैं। वेदर एक है, जिस तरह का हाउथी को लेकर रेड सी में कंसर्न्स है वो दूसरी बात है, और जैसे अतुल जी कह रहे हैं कि आगे जाकर भी इंपोर्ट डिपेंडेंस है वो लगातार बनी रह सकती है, वो तीसरी चीज़ है। इवन एज सरकार की काफ़ी ऐसी कोशिशें हैं कि एसेंशियल कमोडिटीज़ में एक सेल्फ सफिशेंसी आने वाले सालों में आए। कुणाल, आप कैसे देखते हैं एग्री कमोडिटीज़ को? और मकर संक्रांति है और आप पतंग नहीं उड़ा रहे हैं। अतुल जी अहमदाबाद में हैं, ऑफिस में हैं, आप भी ऑफिस में हैं। जी हाँ, एग्रीकल्चर कमोडिटी में जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, पतंग तो आज मार्केट चालू है, तो अगर चालू मार्केट में पतंग उड़ाएंगे तो कटना ही कटना है। सो वेल, एग्रीकल्चर कमोडिटी में इंडिया में ये साल प्रोडक्शन अच्छा रहा है सभी कमोडिटी का। दूसरा, इट्स अ इलेक्शन ईयर, लेट्स एक्सेप्ट इट। सो यहाँ पे हम लोग कोई भी कमोडिटी में ये साल कोई बड़ा एक्शन देखने वाले नहीं है प्राइस पॉइंट ऑफ व्यू से। Government has done excellent job when it comes to the food inflation point of view. So a lot of people may not be happy, but from the food inflation point of view, अगर आप देखेंगे, things have really come down to a normal level. जब हमने देखा था लास्ट अप्रैल मई जून महीने में जो तेजी हुई थी सब कमोडिटी में, और आज हम देखेंगे जनवरी में सब चीजों के भाव, सॉफ्ट कमोडिटी, ऑयल सीड्स, sugar, each and every commodity have come down to a good reasonable level. So मुझे अभी भी कोई तेजी वाला ट्रेंड नहीं लगता है। आगे जाके एल नीनो आएगा कि नहीं, ये सब चीज सब्जेक्टिव है, बट एज ऑफ नाउ नॉट एक्सपेक्टिंग एनी फायरवर्क्स इन एग्रीकल्चर कमोडिटी। ऑल राइट, दैट इज़ गुड टू नो। अगर रेगुलेटर्स भी ये चीज़ सुन रहे हैं तो क्लियरली एक साय ऑफ रिलीफ है वहाँ पर कि बहुत ज़्यादा तेज़ी एज ऑफ नाउ एग्री में एक्सपेक्टेड नहीं है। लेकिन बहुत शुक्रिया अतुल जी आपका हमारे लिए समय निकालने के लिए। कुणाल आपका भी। इसी के साथ एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, लौटेंगे तो पूरा फोकस डालेंगे इक्विटी मार्केट्स पर।